जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 33, 34 और 35 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में बोला गया जो भी हमारे सशस्त्र बल हैं उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया, कुछ रोक लगाए गए हैं। तो जरा बात करते हैं कि कैसे क्या इसमें आर्टिकल 30 में डिफाइन किया गया। तो हमें बताया गया आपका कि जो सेना से संबंधित जुड़े लोग हैं, कहने मतलब चाहे आपका आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो या आपकी कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जो डिफेंस रिलेटेड आपकी है वो, या राजदूत जो हमारे एम्बेसडर हैं, जो विदेश में हमारे राजदूत रहते हैं वो, या फिर मीडिया से संबंधित जानकारी, या फिर जो गुप्तचर लोग हैं हमारे जो विदेश में गुप्तचर हैं उनकी मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई गई। तो आप बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेना की बात करते हैं। अगर सेना का कोई व्यक्ति, मैंने मान लिया कोई कंपनी कमांडर है, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है या उसके पास में कुछ ऐसी जानकारी है जिसको बताने से देश का अहित हो जाए, तो यहाँ पे पहले से आर्टिकल 33 में बोल दिया गया कि इनके मौलिक अधिकार में कुछ प्रतिबंध किया जाएगा। जैसा कि तुमने देखा होगा, बीएसएफ के एक जवान थे, उन्होंने एक अपना वीडियो उनका वायरल हो गया, उसमें बता रहे थे कि दाल में सिर्फ पानी ही पानी है, बाद में उनको सस्पेंड कर दिया गया आपका। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके जो डिफेंस है आपका, या जो राजदूत है आपके, या फिर आपको जो गुप्तचर जो स्पाई है आपके, इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति के पास में सारे मौलिक अधिकार होते हैं, बोलने की स्वतंत्रता होती है, अव्यक्तिक स्वतंत्रता होती है, इनको सारे वो अधिकार प्राप्त नहीं होते, उन पर कुछ रोक लगा दी जाती है आपकी। तो उन्हीं बारे में यहाँ पे डिसाइड किया गया है। बात करते थे मीडिया से रिलेटेड। कोई भी व्यक्ति जो आपका सेना से है, राजदूत है या गुप्तचर, ये अपनी जानकारी किसी मीडिया पे शेयर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लिया कि आर्मी का कोई ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन का नाम ए है, और ऑपरेशन कंप्लीट होने से पहले कोई व्यक्ति अपने दोस्त को या मीडिया को ये बता दे कि हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो वो ऑपरेशन फेल भी हो सकता है। तो देश हित के संदर्भ में इनके मौलिक अधिकारों पर रोक लगाएगी आपकी। ठीक है। अब जैसे गुप्तचर है, मानी कोई आपका पाकिस्तान में गया, ठीक है, जैसे रॉ का एजेंट है, रॉ के एजेंट ये तक नहीं बताते हैं अपने घरों में कि हम रॉ में हैं। सामान्य तौर पर बता देते हैं हम इसमें जॉब कर रहे हैं, उसमें जॉब कर रहे हैं, वो ये तक नहीं बताते कि हम रॉ में हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे मौलिक अधिकारों की रोक लगाई गई है। आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं वहां पे कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से अपने मौलिक अधिकार इन पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं जीवन का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति आर्मी में है या रॉ में है आपका इंटेलिजेंस में, अब इन व्यक्तियों को सामान्य तौर पर ये नहीं किया जाओ तुम यहाँ पे डूब के मर जाओ जाके, ऐसा नहीं। अब अगर युद्ध होने लगा तो युद्ध में खतरा तो है, तो इनके जीवन के अधिकार पे यहाँ पे क्या है आपका प्रतिबंध लगता है। ये लोग धरना नहीं करते। तुमने देखा होगा कि आपके बैंक के हो गए, रेलवे के हो गए, अगर इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है तुरंत धरना करने लग जाते हैं। लेकिन डिफेंस से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कभी धरना नहीं कर सकता। ये हमारे आर्टिकल 33 में स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया। इसलिए उन्होंने देखा होगा कि कभी भी डिफेंस का कोई व्यक्ति धरना नहीं करता। अपनी अभिव्यक्ति, राइट टू एक्सप्रेशन जो है आपके, वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है उसके पास में। ऐसा नहीं कि उसको अंदर बताया गया कि हमारा ये ऑपरेशन ऐसे है, हम लोग इसको ऐसे करेंगे, और वो बाहर पे आ रहा है बता रहा है कि नहीं हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान की इस जिले में या इस स्थान पे, ऐसे करेंगे फिर ये करेंगे, तो चीज लीक हो सकती है। इसीलिए क्या कर दिया, अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दी, और संघ बनाने की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दी। जैसे हम लोग सामान्य तौर पर तुमने देखा होगा, हम लोग बना लेते हैं आरएसएस संघ है हमारा, या फिर यूथ ब्रिगेड, इसके अंदर या कुछ लोग कास्ट बना लेते हैं, आपका कोई भी आपकी स्पेशल कास्ट है आपकी, उसका ग्रुप बना लेते हैं। इसके अंदर ऐसी कोई भी संघ नहीं बना सकते। अगर डिफेंस रिलेटेड है, आप डिफेंस में जॉब कर रहे हैं, या रॉ या इंटेलिजेंस है, स्पाई, किसी में भी अगर आप हैं तो वहां पे आप संघ नहीं बना सकते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ आपके अधिनियम भी जारी किए गए। आपका एक है आपका डिफेंस एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, और फिर आपका सीमा सुरक्षा अधिनियम, बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट 1961, फिर आपका पुलिस एक्ट 1966। इसके तहत इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए। ये क्वेश्चन जब आप कुछ बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपका अत्यधिक इंपोर्टेंट है, लेकिन सामान्य तौर पर आपकी यहां से लेके यहां तक ये चीज आपकी इंपोर्टेंट है। तो आर्टिकल 33 में साफ साफ स्पष्ट किया गया कि डिफेंस से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति आपका, और चाहे वो आपका, और हाँ एक और बताना चाहेंगे आपको, डिफेंस, जैसे काफी लोग बोल रहे हैं सिर्फ डिफेंस है आपका, डिफेंस कोई नाई हो गया, या सबका मानी बर्बर हो गया आपका, या सफाई वाला हो गया, कोई भी व्यक्ति वो सबके मौलिक अधिकार पर यहाँ पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों पर क्या प्रतिबंध लगाएंगे, तो इसको तय कौन करता है, तो इसकी शक्ति किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में शक्ति है कि इनके किन किन मौलिक अधिकारों पर रोक लगानी है, ये तय करेगी। तो ये हमारे आर्टिकल 33 बात की हम लोगों ने की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 के अगर किसी जगह आपका मार्शल लॉ लागू है
तो वहां पे जो वहां के निवासी लोग हैं वहां के मौलिक अधिकारों पर कुछ निलंबन किया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि ये आपका एक क्षेत्र है, मैंने मान लिया कानपुर, ये कानपुर सिटी है और यहां पे लग गया आपका कंपनी शासन, मानिए आपका मिलिट्री लॉ लग गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिलिट्री लॉ लगता क्या है। जब वहां पर आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए या मैंने मान लिया कि कोई दो वर्ग संघर्ष करने लग जाए या आपस में उनका युद्ध सा छिड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में वहां पे क्या लगता है आपका मिलिट्री राज स्टार्ट हो जाता है, वहां पे मिलिट्री शासन आपका स्टार्ट हो जाता है, कंपनी शासन, जैसे मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ तब आपका लागू होता है एक पॉइंट और जब पुलिस बल उस चीज को अपनी क्षमता से उसको रोक ना पाए, पुलिस बल उसको रोकने में नाकाम हो जाए, तब फिर डिफेंस वाला आती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ जिसमें लग जाता है तो वहां के मैंने मान लिया हमारा कानपुर और यहाँ में मार्शल लॉ लग गया, तो रीजन क्या हो गया, अगर बात करेंगे इसका आधार क्या आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति अगर उत्पन्न हो गई तो आपका मिलिट्री शासन लग जाएगा। कब, जब पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दूसरी बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका मिलिट्री रूल लगेगा तो सबसे पहले यहाँ का जितना भी सिस्टम है सब किसके अकॉर्डिंग चलेगा, डिफेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। जो भी नियम होंगे वो डिफेंस के बनाए नियम होंगे और यहाँ पे डिफेंस तय करेगा कि कौन कौन से तुम्हारे फंडामेंटल राइट जारी रहेंगे। हाँ, ये जो आपका डिफेंस यहाँ पे तय करेगा कौन से तुम्हारे फंडामेंटल जारी रहेंगे, इसको आपका यहाँ पे कंफर्म किया जाता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, संसद इसको तय करती है। इसी को हम लोग कहते हैं क्षतिपूर्ति अधिनियम। क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत मिलिट्री के जो भी आपके यहाँ पे नियम बनाए जाते हैं उसको कंफर्म करता है कौन, पार्लियामेंट इसको कंफर्म करेगा और उसके बाद में जो भी नियम वो बना रहे हैं उसी अकॉर्डिंग चलेगा। और हाँ, अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए आपको कोर्ट केस करना है तो कोई कोर्ट केस जो उस क्षेत्र का, जैसे कानपुर का आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे फिर चालू नहीं रहेगा, इनके जो आपके डिफेंस की कोर्ट है उसी में आपका केस चलेगा आपका। तो जितनी भी शक्तियां वो किसके पास पहुंच जाती है, आपकी मिलिट्री कोर्ट के अधीन पहुंच जाती है, जो भी आपकी जुडिशियल आपके पॉइंट होते हैं आपके। और इससे आपने देखा होगा आपकी मिसुदा की एक मूवी भी है आपकी मिलिट्री राज, और उसको देखना उसमें आपको कंफर्म बताया मिलिट्री राज क्या है। तो मिलिट्री राज के समय पर केवल वहां पे चलता किसकी होती है, जो आपका मिलिट्री रूल है आपके उसके अकॉर्डिंग, जो मिलिट्री का शासन उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। और इसको शक्ति कौन प्रोवाइड करता है, इसको शक्ति प्रोवाइड करता है आपका पार्लियामेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपकी क्षतिपूर्ति जो नियम है इसको तय कौन करता है, आपका संसद इसको तय करता है। तो जब भी आपका मार्शल लॉ लगता है तो आपके मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। अब वो रोक कितनी लगनी है ये वहां का जो मिलिट्री रूल है आपके, जो मिलिट्री ऑफिसर है आपके, वो तय करते हैं कि किन किन मौलिक अधिकारों पर कितना निर्बंधन लगाना है। अगर स्थितियां सामान्य है तो थोड़ी सी मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन लगा दिया जाएगा। अगर वहां की स्थितियां बहुत ही खराब हो रही है तो आवश्यकता अनुसार वहां पर आपकी मौलिक अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है। तो हम लोगों ने भी देखा आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 35 की। बात करते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में बोला गया है कि मौलिक अधिकार के संबंध में संसद की शक्ति, हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकारों में संसद के पास में क्या शक्ति है, किन किन आर्टिकलों पे वो काम कर सकती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या बताया गया आपका जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अब यहाँ बताना चाहेंगे बोला गया मौलिक अधिकार से संबंधित संसद की शक्ति। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो शक्तियां हैं, शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में जितने विषय आते हैं उसमें राज्य काम करता है, जो आपकी संघ सूची होती है उसमें आपकी केंद्र सरकार काम करती है, और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती है। लेकिन मौलिक अधिकार के संदर्भ में यहाँ पे राज्य सरकार के पास में शक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार के पास में कुछ शक्तियां हैं। जरा बात करते हैं, तो यही बात करते हैं आर्टिकल 16(3), कहने का मतलब आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 32(3), आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 के संदर्भ में कुछ नियम बनाने की शक्ति आपकी पार्लियामेंट के पास में है। इसमें क्या बोला गया है, आर्टिकल 16(3) में बोला गया कि नियोजन में निवास संबंधी विधि, कोई भी अगर आपकी भर्ती निकलती है और किस भर्ती में कहाँ का निवासी होगा, मानी फॉर एग्जांपल एमपी पुलिस की भर्ती निकलती है, सामान्य तौर पर चर्चा में चल भी रहा है आपका, एमपी पुलिस की भर्ती निकलती है और एमपी पुलिस वाले क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश वालों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर संसद चाहे तो कहीं पर्टिकुलर भर्ती पे केवल वही के लोग ही आपके फॉर्म डाल सकते हैं, अन्य लोगों की जगह फॉर्म डाल सकते हैं, उस तय कौन करेगा आपका, उस संसद के पास में शक्ति है। तो आर्टिकल 16(3) में नियम बनाने की शक्ति किसके पास में, संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है। फिर बात करते हैं रिट जारी करने का अधिकार। आप संसद के पास में यहाँ शक्ति है कि संसद, वैसे आपकी जो रिटें हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। लेकिन संसद अगर किसी अधीनस्थ और कोर्ट से जिला न्यायालय है और उसको चाहे तो रिट संबंधी अधिकार दे सकता है। लेकिन
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जो आपके अधिकार उस पर प्रभाव पड़ता है तो ऐसी कोई भी विधि संसद लागू नहीं कर पाएगा। तो आपकी जो रिट जारी करने की शक्ति है उसमें से आपको जो संसद है आपका जारी कर सकता है, किसके लिए, जो आपके अन्य अधीनस्थ न्यायालय हैं। जस्ट पहले हम लोगों ने देखा आर्टिकल 33 जो भी परिवर्तन करने हैं और आर्टिकल 34 जो हम लोगों ने जस्ट देखा। अब बात करते हैं जो आपके मौलिक अधिकार हैं जिसमें आपकी दंडात्मक कार्रवाई है, जिसमें पनिशमेंट जारी किया जा सकता है, उसके संदर्भ में भी आपकी शक्ति किसके पास में, संसद उसमें नियम बना सकती है। आर्टिकल 17 में क्या बोला गया आपका, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अस्पृश्यता को आज भी मानता है या उसको मानने के लिए कहता है तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई जितने भी नियम होंगे संसद तय करेगी। और आर्टिकल 23 के तहत ये बोला गया है कि जो आपका शोषण है, कैसा शोषण, यानी बालकों के लिए बाल शोषण, मानी जिनकी एज 14 साल से कम है आपकी, और उनको क्या करें, निरुद्ध करके काम कराया जा रहा है। तो इसमें संबंध में आर्टिकल 17 और 23 के संदर्भ में जो शक्ति जारी करता है वो कौन करता है, संसद करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक प्रत्येक आर्टिकल देख लिए। अब सामान्य तौर पर जो कुछ बचे हुए तथ्य हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य तौर पर कि ऐसे ऐसे कौन से अधिकार हैं जो हमारे मौलिक अधिकार नहीं, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रोजगार अनिवार्य, रोजगार मतलब क्या कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो सबके लिए रोजगार मुहैया कराया जाए, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आप उसके योग्य हैं, आप उसके फॉर्म डालेंगे तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। आवास, आवास का जो अधिकार है, दो बार यहाँ पे लिख गया आवास, आवास का जो अधिकार है वैसे आपका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आवास का अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं लेकिन मौलिक अधिकार के बराबर का अधिकार है। इसलिए तुमने देखा होगा कि सरकारें आपकी आवास के लिए योजनाएं आपकी चलाती है, आपका अटल आवास हो गया आपका। तो आवास जो है आपका वो मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मूल अधिकार के बराबर का अधिकार है। आगे बात करते हैं हड़ताल करना। काफी लोग क्या करते हैं, हड़ताल करने लगते हैं। तो हड़ताल करना आपका मौलिक अधिकार नहीं, काफी लोग सोचते हैं नहीं हड़ताल करना हमारा मौलिक अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हमारी पुलिस यहाँ पे रोकती है। तो अगर आप हड़ताल करोगे तो पुलिस आपको रोक सकती है। क्यों रोक सकती है, इसके रीजन क्या, हड़ताल करना मौलिक अधिकार क्यों नहीं बनाया गया, या चक्का जाम करना मौलिक अधिकार क्यों नहीं बनाया गया। सुनिएगा, अगर आपने हड़ताल कर दी, यानी फॉर एग्जाम्पल रेलवे के कर्मचारी क्या करते हैं, हड़ताल पे चले गए। अगर हड़ताल में चले गए तो फिर आप घूम फिर सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं आप। भाई जिसके पास गाड़ी हो तो जा सकते हैं, लेकिन जिसके पास गाड़ियां नहीं है तो क्या करते हैं, ट्रेन से आते हैं आपके, तो वहां पे आपको मौलिक अधिकार यहाँ पे जाएगा। और दूसरा चीज चक्का जाम, अगर लोग क्या करें, हमारे रेलवे के कर्मचारी क्या करने लगे, चक्का जाम कर दे, बोले मेरी क्या करो, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, चक्का जाम कर दें। तो अब लोग आने जाने में दिक्कत हो जाएगी, जो कि अपनी मौलिक अधिकार है, आप अबाध रूप से पूरे भारत में संचरण कर सकते हैं। तो आपके यहाँ इसको क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो हड़ताल करना और चक्का जाम करना भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। और मताधिकार, वोट करना, वोट करना आपका फंडामेंटल राइट, नहीं कि कोई भी वोट कर देगा। मानी 5 साल का बच्चा है वो भी वोट कर देगा, सबसे पहले आपके पास वोटिंग कार्ड होना चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए, तब आप वोट कर सकते हैं। तो आपका जो मौलिक अधिकार, आपका जो मताधिकार है वो मौलिक अधिकार आपका नहीं है। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। बात करते हैं ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 आपके यू आर्टिकल हैं जो आपके भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। वैसे जितने भी आपके आर्टिकल हैं भारतीय तो सारे प्राप्त हैं, लेकिन विदेशियों को प्राप्त वाले आर्टिकल कौन से हैं आपकी ये। तो सामान्य तौर पर कभी भी पूछा जाता है ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आपके विदेशियों को प्राप्त है, या निम्न में से कौन से आर्टिकल हैं जो विदेशियों को प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्लैरिफिकेशन पहले भी किया था, लास्ट में हमारा बताते हैं आपका जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है आपका। फ्रीडम से रिलेटेड आपका कहां पे आपका है 19 से 22 है आपका। सोशल कहां से आपका 23 और 24 में दिया गया आपका। धार्मिक स्वतंत्रता मानी जो रिलीजियस आपकी फ्रीडम है वो आपकी 25 से 28 में दी गई आपकी। और जो कल्चर वाला है आपका कल्चरल एजुकेशन है सांस्कृतिक शिक्षा का 19-30 में दिया गया आपका। और संवैधानिक उपचार जिसमें आप रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32। अगर पूछा जाए कि हमारे पास में एक सामान्य तौर पर आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार, हमारी स्वतंत्रता के अधिकार है, तो आपके 6 प्रकार के हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आर्टिकल 19 में भी आपकी कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तुम्हारे मौलिक अधिकार का क्लासिफिकेशन कितना है आपका 6। और आर्टिकल 19 में भी तुम्हारा क्या दिया गया आपका 6 ही दिया गया है। पहले आपका क्या था, आपका जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था उसको खत्म कर दिया गया। तो आर्टिकल जो 31 है इसको नहीं पढ़ाया, इसको आपको स्पेशल क्लास में आपको डिफाइन कर देगी कि आपकी मौलिक अधिकार इसमें आपका नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड होगा डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व।